स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं PIB के वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और हम सितंबर महीने के फर्स्ट वीक का क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और आगे बढ़ते समय पर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप UPSC की तैयारी के लिए किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2025 के लिए लास्ट बैच रहने वाला है दोस्तों। तो इस बैच की खास बात क्या है कि इस बैच में आपको 21,500 रुपये में कंप्लीट GS मिलेगा। आप सोचिए कि 21,500 रुपये में कंप्लीट GS भी मिल रहा है, साथ में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटोरशिप, साथ में आपको बुक्स, सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, इवन अगर आप अपना जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है अगले साल क्लियर करते हैं तो आपको जो 21,500 रुपये आप पे कर रहे हैं ये भी 100% क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, फुल फ़ी रिफंड हो जाएगी। और साथ में देखा जाए तो आपको वीकली एक क्विज़ का भी मौका मिलेगा, और उस क्विज़ में अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप करते हैं, तो आपको 11,000 रुपीज़ हर वीक में जीतने का मौका भी है। तो ये जो ऑफ़र है ये आज तक ही सीमित है, यानी कि 3 अक्टूबर को ये क्या है, प्राइस इसके बाद में बढ़ जाएगा। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन करिए। लेकिन ज्वाइन करते समय पर आपको एक कोड यूज़ करना होगा, वो कोड है PRT लाइव, कोड आप सभी यूज़ कर सकते हैं। और इस सेशन की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिससे सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहें। तो सबसे पहला टॉपिक है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मैनुअल स्केवेंजिंग के केसेस पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। तो मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास में जो नाली है, गटर है, उसको क्या है, साफ करने के लिए क्या है, इंसान जब उसके अंदर में जाते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग। अब ये कई मायने में क्या है, दिक्कत वाली बात है। सबसे पहली बात तो जो उसको साफ करने के लिए जब कोई पर्सन अंदर जाते हैं तो उनके पास में कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता, कोई भी क्या नाम है, सेफ्टी, हाँ क्या नाम है, इक्विपमेंट्स नहीं होते, मास्क नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो एक तो इनह्यूमन इस लेवल पर है कि वो हेल्थ के साथ में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि गटर, सीवेज वगैरह में तो लगातार मीथेन गैस का, हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता रहता है, जो डायरेक्टली क्या नाम है, हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। इवन दोस्तों कई सारे लोगों की प्रिकॉशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान ना होने के कारण में लोगों की डेथ भी हो जाती है। दूसरा, इसके साथ में एक और कंसर्न है कि बहुत सारी जगह पर जो मैनुअल स्केवेंजिंग हो को कास्ट से जोड़ दिया गया है, कि इसमें सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही मैनुअल स्केवेंजिंग करेंगे। यानी कि एक तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में भी मैनुअल स्केवेंजिंग को क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो इन सब कारणों के मिला जुला कर होने के कारण में मैनुअल स्केवेंजिंग दोस्तों भारत में बैन है। इवन 1993 में ही हमारे देश में बाकायदा एक्ट है, फिर उसके बाद 2013 में भी एक्ट आता है, और इवन 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। लेकिन मैनुअल स्केवेंजिंग बैन नहीं हो पा रहा है, अभी भी हमारे देश में ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है कि ये जो लॉ है या फिर जो बैन है, इसको एनफोर्स नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वो इसको एनफोर्स करा पाने में क्या है, फेल होती हुई नजर आती है। पहली बात है। दूसरा कंसर्न, यहाँ पर जो लोग मैनुअल स्केवेंजिंग में इंगेज्ड हैं उनका भी कंसर्न है। वो ये कहते हैं कि अगर हम मैनुअल स्केवेंजिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर फिर बात आती है उनको रिहैब करना, उनको अदर लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये भी एक मेजर कंसर्न इसके साथ में बन जाता है। तो मैनुअल स्केवेंजिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसी को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि मैनुअल स्केवेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मुंबई में ये हर साल क्या नाम है, मानसून में जो सीवेज ड्रेन होता है उसको डीसिल्ट करने के लिए मैनुअल स्केवेंजिंग करी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू अगर 2022 की रिपोर्ट देखी जाए रिहैबिलिटेशन रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा, वो बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर 12,562 चाइल्ड लेबरर्स हैं, जो कि हाईएस्ट है, जिसमें बॉयज़ हैं 8 से 13 साल के ज़्यादातर, जो इनको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो भारत में याद रखिए मैनुअल स्केवेंजिंग डिफाइन कैसे, रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट, ड्राई लैट्रिन्स,
क्लीनिंग सेप्टिक टैंक, गटर, सीवेज को क्लीन करना, इन सबको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन में रखते हैं। और 1993 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है दोस्तों कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर में पीपल को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। उसके लिए कानून था क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 2013 में एक और अमेंडमेंट करके एक्ट लाया गया, मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो डेफिनेशन उसको ब्रॉड किया गया और एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया मैनुअल स्कैवेंजिंग एज ए डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, और ये कहा इसको क्या है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रेवलेंस क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, आप अगर देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के पास में जो डाटा है वो कहता है कि 631 लोगों की जान जा चुकी है कंट्री के अंदर में, जो सीवर को क्लीन करते समय पर, सेप्टिक टैंक को क्लीन करते समय पर उनकी स्वर्गवास हुआ है पिछले 10 साल में। 2019 में तो सबसे हाईएस्ट नंबर हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेथ के हमें देखने को मिलते हैं। 61% इंक्रीज देखने को मिलता है कंपेयर टू 2018। तो इसका मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के इंसिडेंसेस तो अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लॉ होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद। इसीलिए आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, दोनों ने मिलाकर एक स्कीम भी लॉन्च करी है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम, है ना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी क्या नाम है आपके क्या नाम है सीवेज कनेक्शन वगैरह उनको क्या करना है, मशीन के थ्रू मैकेनाइज्ड वे में क्या करना है, क्लीन करना है। तो आप ये देखिए सेवरल मैकेनाइज सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद भी ह्यूमन इंटरवेंशन की अभी भी ज़रूरत रहती है और लोग उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर डाटा कलेक्टेड जो है 2018 में 29,923 लोग हैं जो इंगेज्ड हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग में उत्तर प्रदेश में, जो कि हाईएस्ट है किसी स्टेट में भारत के अंदर। और ये डाटा रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड तो आपको पता ही है। ऐसे ही देखा जाए तो इंडिपेंडेंट सर्वे भी बहुत सारे होते हैं जो बार बार कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है वो वॉच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस कॉन्टिन्यूसली प्रिवेल कर रही हैं, उनकी नज़र के नीचे भी चल रही हैं। कई बार देखा जाए तो लोकल बॉडीज़ आउटसोर्स करती हैं सीवर क्लीनिंग टास्क को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रोल्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर इन केस आफ्टर केस वर्कर क्या है, जब नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी जान चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल कर आता है। तो वाई मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल अ कंसर्न आफ्टर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस को हमने कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस बना दिया है, इनकम डिवाइड के बेसिस पे बना दिया है, क्लास के बेसिस पे बना दिया है। इट इज लिंक टू इंडियन कास्ट सिस्टम, जहां पर सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट हैं उनको कहा जाता है कि वो ये काम करेंगे। इट इज लिंक टू इंडियाज कास्ट सिस्टम वेयर सो कॉल्ड, मैंने जस्ट आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इसके साथ में है। तो क्या क्या प्रोविजन है, जस्ट हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है 1989 का, वो कहता है, क्या कहता है, मोर देन 90% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एज मैनुअल स्कैवेंजर बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, दिस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क टू फ्री मैनुअल स्कैवेंजर्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ऐसी 2013 का एक्ट जो मैंने आपको बताया वो ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसने 1993 वाले एक्ट को रिप्लेस किया था। आर्टिकल 21 क्या कहता है, गारंटी करता है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के अंदर में क्या है, आपको लाइफ को डिग्निटी के साथ में जीने का क्या है, अधिकार है। तो ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। और इवन दोस्तों 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा था कि सिर्फ काम रोक देना ये काम नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको आपको रिहैब भी करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे 2013 के एक्ट के अंदर में वैसे भी था कि लोन प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करना, जिससे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो क्या है, अपने दूसरे काम की तरफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक है गुरु पद्म संभव जी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। गुरु पद्म संभव जी, जिनको हम गुरु रिनपोशे या रिनपॉक ऐसे दो जगह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इनके नाम से जानते हैं। और ये सेमिनल फिगर हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था हिमालयन रीजन के अंदर में, कब, 8th सेंचुरी में। ठीक है, ही इज़ क्रेडिटेड विद द प्रोपोगेटिंग द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध। कहाँ पर, आपके नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, यहाँ पर हर जगह पर। तो गुरु पद्म संभव जी, एक बार उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है डाइवर्स कल्चर के ऊपर में।
उन्हें बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने यौगिक और तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस थी बुद्धिस्ट टीचिंग के अंदर में उनको क्या किया है, इंटीग्रेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप देखेंगे तिब्बतन जो बुद्धिज़्म है उसमें भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए, ही वॉज एसोसिएटेड विद नालंदा, वो एंशियंट सेंटर रहा है बुद्धिस्ट लर्निंग का भारत के अंदर में, आप सभी जानते ही हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट भी रहे और साथ में वो टीचर भी रहे। तो ये जो कैन में समिट होता है, कैन में काउंसिल होती है, तो इसको कौन करा रहा है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन करा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, एक ग्लोबल अम्ब्रेला बॉडी है बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर में 320 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है 39 कंट्रीज से। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कन्फेडरेशन का, कि ये कैसे यूनिफाई करें, प्रमोट करें बुद्धिस्ट टीचिंग को पूरे वर्ल्ड वाइड। तो याद रखिएगा 8th सेंचुरी, कहाँ कहाँ पर तांत्र, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए एंड साथ में ही क्या जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर में इम्पैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक क्या किया है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 7 मेजर स्कीम्स को क्या किया है, लॉन्च किया है, जो फार्मर के लाइफ और लाइवलीहुड को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। 7 क्योंकि इम्प्रूव क्या किया है, शुरू किया। तो यूनियन कैबिनेट ने 7 स्कीम्स को क्या में अप्रूवल दिया है, जिसमें 14,235 करोड़, जिससे में फार्मर्स की लाइफ और लाइवलीहुड को, इनकम को इन्हांस किया जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें 2,817 करोड़ रुपए दिए गए, जहाँ पर क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे यूज़ किया जाए फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। एग्री स्टैक बनाना, फार्मर्स के लिए रजिस्ट्रीज, लैंड एंड क्रॉप, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर जियोस्पेशियल, वेदर, ग्राउंड वाटर डाटा अवेलेबल होगा फार्मर्स के लिए। एआई का, बिग डाटा, मोबाइल बेस्ड नॉलेज को कैसे यूज़ किया जाए जिससे फार्मर के पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए किसी के पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वेदर की, सॉइल की, इवन दोस्तों फाइनेंशियल जो है वो भी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए और कैसे इन्हांस किया जाए, उसके लिए है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। उसके बाद में है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे करके क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आने वाले समय पर अगर उतनी खेती नहीं हो पाएगी तो सबसे बड़ा कंसर्न ये आएगा कि क्या हमारे पास में फूड सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि भारत में फूड सिक्योरिटी को 2047 तक इंश्योर करना है, और जो हमारी खेती है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो क्लाइमेट रिसिलियंस रहें। इसके लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे रिसर्च, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, किसकी क्रॉप की, प्लांट रिसोर्सेज, क्रॉप साइंस, इसके ऊपर फोकस किया जाए। पल्स, ऑयल सीड, इन सब की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। इंसेक्ट, माइक्रोब्स, पॉलिनेटर्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड को, उसको स्टडी करके, और जो जो लॉस हो सकता है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ऐसी दोस्तों एक और है क्या, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अब एग्रीकल्चरल एजुकेशन की तरफ में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ में कैसे एआई को यूज़ करना, बिग डेटा को यूज़ करना, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करना, नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ाना, क्लाइमेट रिसिलियंस फार्मिंग को कैसे बढ़ाना, ये सब चीज़ें क्या करना है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन में इंटीग्रेट करना है। तो एग्रीकल्चरल जो एजुकेशन है वो किसके अंडर में, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में है। तो उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए। अब किसान का यानी कि एग्रीकल्चर का, फार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके साथ में, जो जीव जंतु पालते हैं। तो जो लाइफ स्टॉक है उसकी हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बेहतर करना है। तो मेन एम क्या है कि फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना है थ्रू इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक एंड डेयरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें एनिमल की जो हेल्थ है उसको कैसे बेहतर मैनेज किया जाए। वेटरनरी, आप ये चीज़ नोट करिए कि जीव जंतु के लिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, जेनेटिक रिसोर्स का मैनेजमेंट, ये सब क्या है आपके डेयरी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर यह भी ध्यान रखना कि वहां से जो सामान यूज हो रहा है, डेयरी के अंदर में जो सामानों का कंजम्पशन हो रहा है, क्या वो इंसान के लिए या फिर उस एनिमल के लिए हेल्पफुल रहने वाला या नहीं रहने वाला। तो ये चीज का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक के लिए उसकी हेल्थ और उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिससे फार्मर्स की क्या हो, इनकम इंक्रीज हो।
ऐसी एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब आप सभी जानते हैं हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने में। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, स्पाइसेस, मेडिसिन जो प्लांट हैं या फिर फ्लावर के जो प्लांट हैं, इनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो प्रमोट करना है इसके अंदर में किसके थ्रू? इनकम ग्रोथ करनी है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को क्या करना है? प्रमोट करना है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्रॉप्स को प्रमोट करना है, रूट, ट्यूबर, बल्बोस प्लांट, इन सबको। ठीक है, मशरूम हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट, इन सब प्लांट्स को क्या करना है? पुश करना है। एक और है कृषि विज्ञान केंद्र को और स्ट्रेंथन करना है। कृषि विज्ञान जो केंद्र हैं दोस्तों वो एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ में ही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको लार्ज स्केल पे फार्मर तक लेकर जाना, उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो उसके लिए सपोर्ट करना, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 7 में से 6 हो चुके हैं, और जो लास्ट है वो क्या? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कैसे सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन हो किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। खेती करते समय पर ऐसा ना हो कि लैंड का, वाटर का, सॉइल का क्या है, मिसयूज हो जाए, उसको बेहतर तरीके से कैसे यूज किया जाए, मैनेज किया जाए, जिसके कारण में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में क्या हो? बेहतर रहे। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहने वाला था, बट ये 7 टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड कोकोनट डे। तो 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाते हैं, और ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे ये दर्शाने के लिए कि कोकोनट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कैसे फार्मिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, जो कोकोनट है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या मल्टीपल यूज किए जा सकते हैं कोकोनट के, और ग्लोबली कितना कंजम्पशन है, वो सब चीज़ें इंक्रीज करने के लिए, वो अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2024 की थीम थी कोकोनट इज फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। आप देखें कोकोनट का जो वेस्ट होता है, कई जगह पे उसका पैलेट्स बनाए जाते हैं, कई जगह पे उसकी रस्सी बनाई जाती है, कई जगह पे उसके कपड़े भी बनाए जाते हैं, कई जगह पे उसके बैग बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत जगह पर इसकी है। तो याद रखिए 2009 में इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी जो एफिलेटेड है UNESCAP, उसके साथ यूएनएस्केप के साथ में उन्होंने इसको क्या किया था? शुरू किया था। और इस दिन ICC इस्टेब्लिश हुआ था 2 सितंबर 1969 को, और इंडिया इसका क्या था? यानी मैं फाउंडिंग मेंबर था। इस कारण से क्या है, यहाँ के दिन को हमने चुना। ठीक है, कोकोनट से रिलेटेड इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, प्लीज़ नोट करिएगा, ICC यानी कि इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, और भारत इसका क्या है? फाउंडिंग नेशन रहा है, प्लीज़ ये भी नोट करिएगा, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ICC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। पहले इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी को पहले किस नाम से जाना जाता था? एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी 2018 तक, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। तो कोकोनट के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है? सबसे पहली बात तो ये हार्ट से रिलेटेड हेल्थ में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, स्किन हेल्थ, डाइजेशन, हाइड्रेशन, इन सब चीज़ों में क्या करता है? ये हेल्प करता है। और भारत के अंदर में कोकोनट से रिलेटेड कोई बोर्ड है क्या? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जिसका नाम है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, जिसका मेन काम है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो भारत में कोकोनट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? केरल में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और अगर टोटल प्रोडक्शन देखा जाए फिजिकल ईयर 2022-23 का, वो कितना था? 2.535 मिलियन नट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। आप सभी मेरे दोस्त जानते ही हैं कि हर साल हम सितंबर का जो महीना होता है उसको हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, है ना। पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन के ऊपर में क्या करना? सपोर्ट करना। अब बच्चे सफिशिएंट न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसको आप कैसे क्या करेंगे, कैसे ध्यान देंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया? एक पोषण ट्रैकर बनाया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नेशनल अवार्ड मिला है E-गवर्नेंस 2024 का। किस चीज़ के लिए? पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। तो पोषण ट्रैकर क्या है? इसका मेन एम क्या है कि जो न्यूट्रिशनल चैलेंज है चिल्ड्रन में 0 से 6 तक, उनको WHO के ग्रोथ चार्ट को ध्यान में रखते हुए
ये इंश्योर करना कि क्या बच्चे की हेल्थ ऑप्टिमम है या नहीं है, क्या बेहतर है या नहीं है, और रियल टाइम उसको आप मॉनिटर कर सकें। दीज वर्कर्स आर क्रूशियल इन मॉनिटरिंग हेल्थ डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर यूटिलाइज करता है एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन्हांस डाटा एक्यूरेसी है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रही है चाइल्ड हेल्थ मैट्रिक्स के अंदर में, है ना। अच्छा, आप पोषण से रिलेटेड आप जानते होंगे कि जैसे आंगनवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप देखते होंगे मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप देखते होंगे कि क्या नाम है, मदर को जो स्कीम दी गई है, आप सभी को पता ही है कि मदर को जो 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी पोषण न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या है पोषण ट्रैकर ऐप के, जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स की मॉनिटरिंग, मैनेज करना सर्विसेज को प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, यंग चिल्ड्रन, क्योंकि ये सभी के सभी बच्चे के न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। प्लस में फिजिकल जो रिकॉर्ड हुआ करता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है इसी के थ्रू। रिसोर्स का एलोकेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिया और उसके थ्रू क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन होना शुरू हुआ। और क्या क्या सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नोडल ऑफिसर फॉर ईच स्टेट टू असिस्ट विद टेक्निकल इश्यूज। और प्लस में माइग्रेंट जो वर्कर हैं जो दूसरे शहर में जाते हैं उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहा है कि माइग्रेंट वर्कर रजिस्टर्ड चाहे एक स्टेट में हो, भले ही वो दूसरे स्टेट में चले जाएं, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसका क्या कर सकते हैं, एक्सेस वो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। उसके बाद में दोस्तों एक नेशनल टीचर्स अवार्ड, ठीक है, ये भी 2024 का आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को होता है और सर्वपल्ली जी के ध्यान में ये चीज़ होती है, तो एक बार याद कर लीजिएगा। नेशनल टीचर्स अवार्ड एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है इंडिया के अंदर में। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल टीचर्स अवार्ड का, कि सेलिब्रेट करना है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट एजुकेटर। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल रिकॉग्निशन होता है इस अवार्ड के अंदर में। सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और दिस रिकॉग्निशन इज टेस्टमेंट टू द आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ टीचर्स। और इसके अंदर में सिल्वर मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, कैश प्राइज 50,000 का दिया जाता है। ठीक है, और अवार्ड की जो सेरेमनी होती है वो 5 सितंबर को होती है। टीचर्स डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो कि भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करिएगा कि इन रिसेंट डेवलपमेंट नेशनल टीचर्स अवार्ड के स्कोप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। इनिशियली यहाँ पर डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के ही द्वारा सिलेक्टेड टीचर्स हुआ करते थे। नाउ इसके अंदर में आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सब के भी टीचर्स इसके अंदर में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देखेंगे। तो एजुकेटर्स को ऑनर किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट हो रहा है ये भी चीज़ नोट करिए, 5 सितंबर 1962 से ये चीज़ हो रही है कॉन्टीन्यूसली, है ना। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, याद रखिएगा, मैंने जस्ट अभी बताया कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय पर से सर्विंग थे। ठीक है, द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया इज क्लोजली लिंक टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अ प्रोमिनेंट स्कॉलर एंड वो। तो ओरिजिन कहाँ से होता है सेलिब्रेशन का, टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का, राधा कृष्णन के जी के जन्मदिन पे ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उस समय पर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर शुरू होता है। राधा कृष्णन बीइंग एन एस्टीम्ड एकेडमिशियन हिमसेल्फ, वो उन्होंने सजेस्ट किया दैट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे विच फॉल्स ऑन 5 सितंबर, स्पेशल डे क्या किया जाए उसी दिन ही टीचर्स डे के रूप में मना लिया जाए। ठीक है, याद रहेगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। कहाँ पर, तिरुतनी, तमिलनाडु के अंदर में। उन्होंने फिलॉसफी में अपनी स्टडी करी और उसके बाद में राधाकृष्णन जी ने काफ़ी डाइवर्स रोल प्ले किए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, ठीक है, 1952 टू 1962। और उसके बाद में वो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं 1962 से लेकर 1967 तक। और फिर वो इंडिया के एम्बेसडर, आपको ध्यान होगा, 1949 से 1952 तक भी रहे। और फोर्थ चांसलर भी रहे, वाइस चांसलर BHU के। ये चीज़ें हैं, कुछ नोट कर लीजिएगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न भी दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1984 में। ठीक है, चलें। और उनकी बहुत सारी वर्क है, क्योंकि जैसे देखा जाए उनके वर्क में रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें इनकी लिखी हैं। द रिलीजन वी नीड, इंडिया एंड चाइना, गौतम एंड बुद्धा, ये सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं।
तो आई होप आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप सभी ने नोट किया होगा। जल्दी ही मैं अगले वीक के भी एनालिसिस को लेकर आता हूँ। तब तक आप सभी इस सेशन को एंजॉय करिए। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप सभी स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है, आप अभी इसमें जुड़ सकते हैं और आप हमारा लास्ट प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए PRT लाइव कोड यूज़ करना रहेगा। ऐसे ही दोस्तों एक लॉन्ग टर्म बैच भी हमारा प्रतिज्ञा प्लस, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2026 की तैयारी के लिए ये आपके तैयारी में हेल्प करेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एडमिशन क्लोज हो रहा है आज 3 अक्टूबर को। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।